तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, 11th क्लास की केमिस्ट्री की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था रासायनिक संयोजन के नियम। हम रासायनिक संयोजन का प्रथम नियम पढ़ चुके थे, एक नियम पढ़ चुके थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक संरक्षण का दूसरा नियम जो है स्थिर अनुपात का नियम। तो आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा नियम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और आज पढ़ रहे हैं हम स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को स्थिर संगठन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम को किस नाम से भी जानते हैं? स्थिर संगठन के नियम। क्लियर? ये नियम जो है जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया 1799 में 1799। तो पहली बात तो हम ये याद रखेंगे कि यह नियम किसने दिया? यह नियम 1799 में जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। हर बात को समझोगे आप। जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया। क्लियर? कोई पूछे स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम किसने दिया? जोसेफ प्राउस्ट ने। कौन से सन में? 1799 में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेवोसियर ने। कौन से सन में दिया था? 1789 में। यह नियम क्या कहता है? इस नियम को समझते हैं। तो यह नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक में शुद्ध यौगिक हो। ठीक है, यौगिक लेना है। आपको बता चुका हूं मैं तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, किसी शुद्ध यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो ये नियम है। मतलब ये नियम ये कह रहा है कि कोई शुद्ध यौगिक है, उसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। मेरा कहने का मतलब है, जैसे जल है, जल है ना। इस जल को चाहे आप नदी से प्राप्त करो, चाहे कुआं से प्राप्त करो, चाहे तालाब से प्राप्त करो, चाहे समुद्र से प्राप्त करो। मैंने जल लिया, जल एक यौगिक है। ठीक है, एक यौगिक है जल। समझना इसका मतलब क्या है। एक यौगिक है जल, है ना। इसमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? जल में H2O अणु होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। जल किन अणुओं से बना होता है? H2 अणुओं से, है ना। तो जल में H2O अणु हैं,
मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व हैं। ठीक है, तो इनके द्रव्यमान का अनुपात H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात आएगा 2:16। क्यों साहब? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ये बताया था। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 हाइड्रोजन का 2 परमाणु भार और ऑक्सीजन का 16। मतलब ऑक्सीजन H2 अणु में, इस H2 अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात है 2:16, या ऐसा कह सकता हूं 1:8। इस H2 अणु में भी यही आएगा, 1:8 आएगा ना। मतलब जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, पूरे जल में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 1:8 आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। अब मेरी बात सुनो, जल में H2 अणु होते हैं और H2 अणुओं में आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्व है इनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है। तो किसी शुद्ध यौगिक में, शुद्ध यौगिक हो गया अपना जल, समझना अब इसका मतलब, किसी शुद्ध यौगिक में, शुद्ध यौगिक हो गया जल, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 स्थिर होता है। मतलब यही होता है, जल में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, स्थिर, फिक्स यही होता है। चाहे जल को आप नदी से प्राप्त कर लो, चाहे इस यौगिक को किसी भी स्रोत से या विधि से प्राप्त करें, चाहे जल को आप नदी से लाओ, कुएं से लाओ, तालाब से लाओ, समुद्र से लाओ। मैंने 4 जल लाया, मैं चाहे नदी से लाया, तालाब से लाया, कुएं से लाया, समुद्र से लाया, पर उस जल में जो तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही आएगा। मतलब तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होगा, फिक्स होगा। समझ गए होंगे? इस नियम को समझने की कोशिश करो। नहीं आई समझ में? किसी शुद्ध यौगिक में जो तत्व है उनके द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होता है, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से आप प्राप्त करें। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इस नियम को समझने के लिए जो मैंने आपको दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 इस नियम को समझाने के लिए, ठीक है, लिख सकते हैं जल में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, जल यौगिक हो गया ना, तत्वों के, जल में ऐसे लिखता हूं तत्व हाइड्रोजन, यही तत्व होते हैं, व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, चाहे जल को किसी भी स्रोत जैसे नदी, कुआं, तालाब या समुद्र से प्राप्त किया गया हो, उसमें हमेशा जल में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 ही आएगा। समझने की कोशिश करो, खुद की बुद्धि पर जोर दो। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके प्राप्त किया गया। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, इसको गर्म करके मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एक मैंने कोयले को कार्बन से दर्शाते हैं, कोयले को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जला करके, मतलब कोयले का दहन करा करके, है ना, दहन मतलब जलाना, कोयले को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जला करके मैंने CO2 गैस प्राप्त करी। तो CO2 गैस को मैंने 2 अलग अलग विधियों से प्राप्त करा। एक विधि तो ये हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके या कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटित करके
गर्म करा तो ये टूट गया ना। तो मैंने एक तो CO2 गैस कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से प्राप्त करी और एक CO2 गैस मैंने कोयले के दहन से प्राप्त करी, कोयले को जला करके। कोयला जलता है, CO2 गैस बनती है। तो CO2 गैस को चाहे मैंने किसी भी विधि से प्राप्त किया, इसमें जो तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन, उनके द्रव्यमानों का अनुपात, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बताओ? कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। पर इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, 2 मतलब परमाणु हैं, तो 12:32 आएगा। CO2 को आप चाहे कैसे भी प्राप्त कर लो, CO2 को आप चाहे किसी भी विधि से प्राप्त कर लो, CO2 यौगिक है अपने पास, उसको आप चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करो, पर उस CO2 में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 12:32 ही आएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 16, 16, 32 और कार्बन का 12। समझ गए होंगे? तो वही बात कहना चाहता हूं मैं, किसी यौगिक को आप चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, उसमें जो तत्व है उनके द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। तो हम लिख सकते हैं CO2, मतलब समझ गए होंगे, ये यौगिक है को आप चाहे CaCO3 के कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से प्राप्त करें, अपघटन से प्राप्त करें, या कोयले के दहन से प्राप्त करें, कोयले को जला करके। मतलब इस यौगिक को आप चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के दहन अपघटन से प्राप्त करें या कोयले के दहन से प्राप्त करें, पर इसमें कार्बन व ऑक्सीजन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात CO2 में कितना आएगा? 12:32 प्राप्त होता है। तो ये दोनों जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, इस नियम को सिद्ध करते हैं कि ये नियम सत्य है। सही है? मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं। CaCO3 को गर्म करें, अपघटित करें, तो चाहे CO2 गैस मिले, चाहे कोयले को जलाएं हम तब CO2 गैस मिले। इन दोनों में कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 12:32 ही आएगा। तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नियम आपके समझ में आ सकता है। नियम सरल है, बशर्ते हम अपना दिमाग यूज में लें और समझने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करो, इस नियम को नोट करो। हाँ, नोट कर लिया। अब मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, है ना, इस नियम पर, स्थिर अनुपात के नियम पर। चलो भाई, मैं बुक से एक क्वेश्चन लेता हूं इस पर। क्वेश्चन है 6 पॉइंट, समझना क्वेश्चन। 6.488 ग्राम शीशा, शीशा होता है PV लेड, 1.002 ग्राम, 1.002 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा, ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा से क्रिया कराने पर लेड परऑक्साइड प्राप्त होता है।
जिसका फॉर्मूला है PbO2 प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, लेड पेरोक्साइड को हम लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, लेड पेरोक्साइड को हम लेड नाइट्रेट को गर्म कर प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन समझोगे तो समझ में आएगा पूरा दिमाग से। आगे क्या कह रहा है, जिसमें 13.38% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त सूचनाएं स्थिर संगठन नियम को सिद्ध करती हैं। उपरोक्त सूचनाएं स्थिर संगठन के नियम को सिद्ध करती हैं। स्थिर संगठन का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, एक ही बात है। स्थिर संगठन के नियम को सिद्ध करती हैं। एक बहुत ही शानदार और समझने का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझो। देखो 6.488 ग्राम पीवी मतलब लेड है। ये फर्स्ट प्रयोग है, पहला प्रयोग। 6.488 ग्राम पीवी 1.02 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर PbO2 प्राप्त होता है। कितना? 6.488 ग्राम पीवी और 1.002 ग्राम ऑक्सीजन क्रिया करके PbO2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो PbO2 कितने ग्राम मिलेगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। आप चाहें तो PbO2 कितने ग्राम मिलेगा ये पता लगा सकते हैं इसमें, चाहें तो। जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। आगे क्या कह रहा है, लेड पेरोक्साइड को हम लेड नाइट्रेट को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सेकंड प्रयोग है। ये कह रहा है लेड नाइट्रेट, ये होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि इसको गर्म करके भी हम PbO2 प्राप्त कर सकते हैं। उसकी भाषा में कर लिख रहे हैं हम, जिसमें 13.38% ऑक्सीजन है। इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये 13.38% है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करके हम PbO2 प्राप्त करते हैं तो उसमें 13.38% ऑक्सीजन है। अच्छा, उपरोक्त सूचनाएं स्थिर संगठन के नियम को सिद्ध करती हैं। अभी तो मैंने जो क्वेश्चन में कहा है उसने वो लिखा है। अब देखो, ये PbO2 जो है सेकंड प्रयोग में आ रहा है, इसमें 13.38% ऑक्सीजन है। तो इस PbO2 में भी 13.38% ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि ये स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है किसी यौगिक को, यौगिक दिख रहा होगा PbO2, उसे चाहे किसी भी विधि से प्राप्त करें, चाहे ऐसे बनाएं चाहे ऐसे बनाएं, उसमें तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है। मतलब जब इसमें ऑक्सीजन 13.38% है तो इसमें भी ऑक्सीजन 13.38% आनी चाहिए। अगर आपको इसमें भी ऑक्सीजन 13.38% मिल गई, इसका मतलब दोनों में, इसका मतलब यहाँ पर स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। सोच लो पहले सही कहा क्या मैंने। भाई स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है किसी शुद्ध यौगिक में
तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। PbO2 को दो अलग अलग विधियों से प्राप्त किया गया है, एक तो लेड और ऑक्सीजन की क्रिया से और एक लेड नाइट्रेट को गर्म करके। अच्छा, इसमें जो PV और ऑक्सीजन, लेड और ऑक्सीजन के तत्वों का लेड और ऑक्सीजन तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात होगा वो ही इसमें होगा। इसमें कह रहा है ऑक्सीजन 13.38% है, तो इसमें भी ऑक्सीजन 13.38% होनी चाहिए। अगर दोनों में ऑक्सीजन 13.38% है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर अनुपात के नियम का क्या हो रहा है, पालन। मतलब दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है। भाई इसमें 13.38% तो इसमें भी 13.38%। अच्छा है। अब यहां मुझे बताओ कि ये PbO2 कितना है। तो PbO2 कितना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से निकाल लेंगे कि इनको क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम 6.488 में 1.002 जोड़ देते हैं, जिससे हमें इस PbO2 का पता लग जाएगा कि ये कितने ग्राम है। 8 और 2 10, हासिल 1, 8 और 1 9, 4 और ये हो गया 7.490। सही है। तो ये 7.490 ग्राम है। तो हम लिख सकते हैं प्रथम प्रयोग में PbO2 बराबर कितना आया, 7। इसको जोड़ के लिख सकते हैं 6.488 प्लस 1.002 बराबर 7.490 ग्राम प्रथम प्रयोग में। अच्छा, 7.490 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन कितनी है, चूंकि जमा देते हैं 7.490 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन कितनी है बताइए मुझे। ऑक्सीजन है 1.002 ग्राम। तो हम ऐसा करते हैं, इस PbO2 में ऑक्सीजन की प्रतिशत निकाल लेते हैं। अगर वो प्रतिशत आई 13.38 तो इसका मतलब दोनों में ऑक्सीजन बराबर है, और जब दोनों में ऑक्सीजन बराबर होगी दोनों PbO2 में, तो Pb भी बराबर होगा दोनों में, मतलब दोनों में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर प्राप्त होगा। तो बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। इसमें हम ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालते हैं। PbO2 7.490 है, तो इसमें ऑक्सीजन है इसमें ऑक्सीजन है 1.002 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितनी आएगी, 1 ग्राम PbO2 में प्रतिशत ऐसे निकालते हैं ना, 1 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन आ जाएगा 1.002 बटे 7.490। प्रतिशत निकाली जाती है 100 ग्राम में, 100 में निकाली जाती है। 7.490 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन इतनी है, 1 ग्राम में इतनी हो गई, और प्रतिशत में निकालनी है तो प्रतिशत कितने के लिए ज्ञात करते हैं दोस्तों, 100 के लिए। तो 100 ग्राम PbO2 में ऑक्सीजन कितनी है निकालते हैं, निकाल लो, गुना 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.002 बटे 7.490 गुना 100 बराबर, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये भी आएगा 13.38%। आप कर सकते हो कैलकुलेटर लेकर के, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस PbO2 में ऑक्सीजन 13.38 आई है, और इसमें भी PbO2 में, नीचे वाले PbO2 में जो जिसको दूसरे प्रयोग से बनाया गया है, इसमें भी 13.38 है। तो इसका मतलब ये निकला कि यहाँ स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। तो आगे लिख सकते हो आप, मेरे पास जगह नहीं है, नीचे लिख सकते हैं दोनों प्रयोगों में ऑक्सीजन, दोनों प्रयोगों में ऑक्सीजन कितनी है, 13.38% है। अतः यह सूचनाएं स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करती हैं। आगे लिख सकते हैं, अतः ये सूचनाएं स्थिर अनुपात के, हाँ दोनों में ऑक्सीजन की प्रतिशत अलग अलग आती, मान लो एक में 13.38 और एक में आती 12.38, तो इसका मतलब दोनों में ऑक्सीजन का अनुपात स्थिर नहीं है। अब तो दोनों में ऑक्सीजन 13.38 है, शेष दोनों में Pb है। तो इसका मतलब यहाँ 13.38 ऑक्सीजन, बाकी Pb, यहाँ पर भी 13.38% वापस Pb। इसका मतलब दोनों में
पीवी और ओ तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात एक जैसा मिल रहा है। इसका मतलब स्थिर अनुपात के नियम का पालन ही तो हो रहा है। बात को समझ लो, खूब ढंग से क्लियर कर लो भाई। तो इस तरह से हम करेंगे और आगे लिख देंगे, अतः उपरोक्त सूचनाएं स्थिर अनुपात के नियम को या स्थिर संगठन के नियम को सिद्ध करती हैं। बड़ा दिमाग का क्वेश्चन था भाई, शानदार भाई, सिंपल फंडा है, इतना सोचो नहीं। इस PbO2 में ऑक्सीजन 13.38% है, तो शेष 77% के आसपास पीवी है। इसमें भी आप ऑक्सीजन अगर आपको 13.38% मिल जाती है तो शेष पीवी होगा। और हमने जब ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकाली तो हमको 13.38% ही मिली इसमें। इसका मतलब यहां पर स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। बुद्धि लगाइए अपनी। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। हाँ, तो ये आप नोट कर लिया। तो ये हमने दूसरा नियम पढ़ा, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। अब हम पढ़ते हैं थर्ड नियम। तीसरा नियम पढ़ते हैं दोस्तों। पहला पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा पढ़ा हमने स्थिर अनुपात का नियम। अब तीसरा पढ़ते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम। यह नियम दिया डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1803 में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1789, स्थिर अनुपात का नियम 1799 और गुणित अनुपात का नियम 1803 में। तो हम कह सकते हैं यह नियम 1803 में, सन 1803 समझ गए, में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया। ध्यान रखें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोसियर ने, स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने और गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया। अच्छा, यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, नियम को समझो अब, इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में मिलकर, दो तत्व आपस में मिल रहे हैं, मतलब क्रिया कर रहे हैं, आपस में मिलकर यदि एक से अधिक, जब तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। दो तत्व आपस में मिलकर यदि एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कोमा, दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कोमा, उन यौगिकों में यदि एक तत्व का द्रव्यमान समान कर दिया जाए, तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में प्राप्त होता है। बड़ा खतरनाक नियम है, समझोगे बड़ी दिमाग से तो समझ में आएगा। सरल अनुपात में प्राप्त होता है और हमें समझना ही है, रटना नहीं है नियम। तो ये नियम है, दो तत्व आपस में मिलकर यदि एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उन यौगिकों में यदि एक तत्व का द्रव्यमान समान कर दिया जाए तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में प्राप्त होता है। ये नियम है। मतलब क्या है
एग्जाम्पल नंबर 1 समझना है ना। जैसे दो तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये पहला तत्व और ये सेकंड तत्व। एग्जाम्पल देखो नीचे, दो तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर के, ये आपस में मिले है, दो तत्व दिख रहे हैं कार्बन व ऑक्सीजन, आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ये बना रहे हैं यौगिक, हैं यौगिक बना रहे हैं। एक यौगिक बनाया इन्होंने CO कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाया CO2। तो यहां समझ गए होंगे दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, एक CO और एक CO2। क्लियर? अच्छा, आगे कहते हैं उन यौगिकों में यदि एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर दिया जाए, समान कर दिया जाए। अच्छा, तो इनमें पहले तो हम देखते हैं कि इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है ना। पहले हम देखते हैं इनमें कार्बन का द्रव्यमान और फिर देखते हैं ऑक्सीजन का द्रव्यमान। अच्छा, इसमें कार्बन का द्रव्यमान है 12, एक ये परमाणु, इसमें कार्बन का 12 है, परमाणु भार कार्बन का 12 होता है। इसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16 और इसमें कितना है 32। अच्छा, तो ये हमको इनमें द्रव्यमान मिल गए, इसमें कार्बन का द्रव्यमान 12, इसमें कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16 और 32। आगे क्या कह रहा है, अब दोबारा एक बार देखते हैं। दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। इन यौगिकों में एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करते हैं। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक तत्व का द्रव्यमान बराबर है। तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात आता है। सही है? तो यहां पर हमें ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या मिलेगा, बताओ मुझे। ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात यहां मिलेगा मुझे 16:32, अर्थात 1:2, जो कैसा अनुपात है, सरल अनुपात है। खूब देख लो, सरल अनुपात होते हैं ये 1:2, 2:3, 3:4, समझ गए ना, ये सरल अनुपात होते हैं, सिंपल अनुपात। तो नियम को पालन हो रहा है, देख लो। जब दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यहां दो तत्व कार्बन और ऑक्सीजन यौगिक बना रहे हैं CO और CO2, है ना। इन यौगिकों में कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का अनुपात 12, एक तरह से 32। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर दिया मैंने, 12 बराबर ही है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सरल अनुपात में मिलता है, जो कि कितना आ रहा है, 1:2। तो इस नियम की पुष्टि हो रही है, ढंग से समझे तो। एक एग्जाम्पल और देता हूं, चलो, ठीक है। अरे सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 समझने के लिए एग्जाम्पल देखो। दो तत्व हैं, फर्स्ट तत्व और सेकंड तत्व। फिर समझो, एक तत्व है हाइड्रोजन और एक तत्व है ऑक्सीजन, आपस में मिलकर के दो अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। मान लो एक यौगिक बन रहा है H2O और एक यौगिक बन रहा है H2O2। दो तत्व हैं, ये दोनों आपस में मिलकर के दो अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। एक यौगिक बन रहा है H2O और एक यौगिक बन रहा है H2O2। ये जल है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो दो यौगिक बन रहे हैं H2 और H2O2। इनमें एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करना है। तो पहले लिखता हूं मैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान, समझ गए होंगे, और इधर लिख दिया ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक परमाणु का भार होता है 1 और ऑक्सीजन का है 16 और 32। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर दें, बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कितना है, 2:2, मतलब बराबर ही है द्रव्यमान। तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, तो यहां भी ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, दूसरा तत्व ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आ रहा है, वही 16:32, अर्थात 1:2, जो कि कैसा अनुपात है, सरल अनुपात है। अब तो समझ गए होंगे, एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर दें तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात सरल अनुपात में आएगा। देख लो, अब भी नहीं बैठा क्या नहीं समझ में। और एग्जाम्पल दे दूंगा मैं, तो इसको नोट करो, फिर और एग्जाम्पल दूंगा। चलो वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, ठीक है। नहीं आया समझ में, आएगा। नोट करा, वीडियो को पॉज करके नोट लिख लिया करो।
तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, चलो। समझने पे जोर करो, समझने पर। एग्जाम्पल थर्ड से समझाता हूं। दो तत्व हैं, फर्स्ट तत्व और सेकंड तत्व। दो तत्व है, एक तत्व है नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, आपस में मिलकर के यौगिक बना रहे हैं भाई 5। एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं। एक यौगिक बनाया इन्होंने N2O, एक NO, एक N2O3, एक N2O4 और एक N2O5। दिख गए? दो तत्व आपस में मिलकर के एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, 5 यौगिक बना रहे हैं। इनमें एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करेंगे। पहले इसमें दो तत्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका द्रव्यमान देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। तो 14 दूनी 28, इसमें 14, इसमें नाइट्रोजन का 28, दो नाइट्रोजन है तो 28। नाइट्रोजन का द्रव्यमान आ गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान, इसमें 16, एक ऑक्सीजन है, इसमें भी 16, एक ऑक्सीजन है, इसमें 3 है तो 48, इसमें 64, 4 है, इसमें 80। अब आपको क्या करना है? एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करना है। मैं नाइट्रोजन का तत्व का द्रव्यमान तो चलो बराबर करता हूं, तो सब में तो 28 है, इसमें घोच है, तो इसमें पूरे में 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 14 से 28, पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान भी 16 से 32 हो जाएगा। मैंने क्या किया है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर करने के लिए इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दिया। तब नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28 होगा तो ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। अब एक तत्व का द्रव्यमान बराबर है नाइट्रोजन का, तो आप देख सकते हैं दूसरे तत्व का द्रव्यमान का अनुपात, ऑक्सीजन तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आ रहा है? दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात निकालते हैं, कितना आता है? वो अब आएगा 16:32:48:64:80। 16 का भाग जाएगा 1:16 दूनी 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 5 80। तो ये मिला हमें दूसरे तत्व के द्रव्यमान का अनुपात, जो सरल अनुपात है। देखो अब तो सिद्ध हो गया होगा कि ये नियम अब तो समझ में आया होगा शायद। अब भी नहीं आया, एक एग्जाम्पल और देंगे। पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। चलो कर लिया? चलो अब एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब भी आपके समझ में नहीं आया तो हम तो एग्जाम्पल से समझा सकते हैं भाई। लो भाई एक एग्जाम्पल और लो। एग्जाम्पल नंबर 4 है फर्स्ट तत्व और सेकंड तत्व। दो तत्व हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। ये आपस में मिलकर के 2 अलग अलग यौगिक बना रहे हैं। एक यौगिक बन रहा है NH3 और एक बन रहा है N2H4। सही है? अच्छा, इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, इसमें 28। इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान, 2 नाइट्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3 और 4। एक तत्व का द्रव्यमान बराबर करना है तो ऐसा करते हैं, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन का द्रव्यमान बराबर हो जाए। 2 का गुणा करते ही ये हो जाएगा 14 से कितना? 28। तो ये हो जाएगा 3 से कितना? 6। अब एक तत्व का द्रव्यमान बराबर है तो दूसरे तत्व का द्रव्यमान निकालिए। हाइड्रोजन तत्व के दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात, हाइड्रोजन तत्व के एक तत्व का द्रव्यमान बराबर कर लिया ना, समान कर लिया था, दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आएगा? वो आएगा 6:4, मतलब 2 से कट जाएगा 3:2। जो कैसा अनुपात है? सरल अनुपात। ये सरल अनुपात ही है सारे। अब तो समझ में आ गया होगा चौथे एग्जाम्पल से कि अब भी समझ में नहीं आ रहा, भौंट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आया समझ में? वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। ठीक है? नहीं हुआ? हाँ तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। नहीं आई, मैंने आपको 2 नियम पढ़ाए, इस पे क्वेश्चन बुक में ढूंढो और करके देखना है ना, आपको पाएगा क्वेश्चन बुक में। बुक तो खरीदी है? नहीं खरीदी?
नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।